हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हम जो है अपना उत्पादन फलन वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम आ गए हैं अपने न्यू चैप्टर पर जिसका नाम है लागत की अवधारणाएं। गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये। क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी है, आपका एग्जाम में आना ही आना है। और सबसे बढ़िया बात ये है इस चैप्टर की कि ये सभी बच्चों का जो है फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही ऊपर से जाने वाला चैप्टर है, क्योंकि है ही इतनी हजार तरीके की लागत है कि बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि कौन सी लागत किसको कहते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर जो है धीरे धीरे करके कुछ कुछ लागतों के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे आज हम, ठीक है। उन लागतों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिसका नाम आपने शायद ही कभी पहले सुना हो, ठीक है। कुछ सुन रखा होगा, कुछ नहीं सुन रखा होगा। तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसा सब्जेक्ट उनके पल्ले पड़ गया है। तो भैया, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि जो इनपुट्स होते हैं आगत, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, आउटपुट को क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होता है गाइज, आगत जो है ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जो इनपुट्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं गाइज कारक आगतें, ठीक है, और दूसरे होते हैं गैर कारक आगतें। अब ये कारक आगतें और ये गैर कारक आगतें ये आखिर किसको कहते हैं? कारक आगतों की अगर हम बात करें तो गाइज इसके अंदर जो है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इन चारों को इंक्लूड किया जाता है, जिसको आप उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हम इनको कहते हैं। हम इसको भली बात जानते हैं, इन चार चीजों को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इनकी ही हेल्प से क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। लेकिन साथ के साथ अगर हम इधर बात करें गैर कारक आगतों में, तो इसमें किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह, कच्चा माल वगैरह जो होता है, इन सब को जो है गैर कारक आगतों में इंक्लूड किया जाता है। अब हमारा जो मुद्दा है वो है लागत, ठीक है। तो गाइज, लागत को आपको पढ़ने के लिए एक देखो, किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए हमें कारक आगतें और गैर कारक आगतें दोनों की जो है जरूरत होती है। किसी की भी एब्सेंस में हम जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल इसको ले लूं तो प्रोडक्शन कर दूं और ये रहने देता हूं, या इसको ले लेता हूं ये रहने देता हूं। गाइज, ये दोनों ही जो है एक साथ यूज होते हैं। इन दोनों की एब्सेंस में अगर ये नहीं हुआ तो भी प्रोडक्शन नहीं होगी, अगर ये नहीं हुआ तो भी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। दोनों ही जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी वस्तु के उत्पादन में, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है गाइस कि ये जो सारी चीजें हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम या कच्चा माल वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये उत्पादक के पास दो तरीके की सिचुएशन होती है। एक उत्पादक इन सारी चीजों को बाहर से भी ले सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा हूं मैं, आंख नाक कान सब कुछ खोलकर। एक उत्पादक इन दोनों चीजों को, कारक आगतें और गैर कारक आगतें, या तो इनको बाहर से मार्केट से बाय कर सकता है या रेंट पर ले सकता है, या इन्हीं कारक आगतों को वो खुद भी जो है ये कह सकते हो प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। कुछ बाहर से भी ले सकता है और कुछ खुद भी प्रोवाइड करा सकता है अगर उसके पास खुद अवेलेबल है, ठीक है। अगर उसके पास वो चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लैंड है, भूमि है, वो बाहर से भी रेंट पर ले सकता है, बट अगर उसके पास जमीन है तो वो खुद भी प्रोवाइड करा सकता है। वो बाहर से भी किसी लेबर को हायर कर सकता है, लेकिन अगर खुद काम कर सकता है तो अच्छी बात है। वो बाहर से जो है कैपिटल भी ले सकता है, लोन वगैरह ले सकता है बैंक से, लेकिन अगर उसके पास खुद है तो खुद की कैपिटल लगा सकता है, जमीन है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बाहर से भी ले सकता है और खुद भी। तो होता क्या है, ये जो इनपुट होते हैं या तो वो खुद अवेलेबल करा सकता है या वो बाहर से ले करा सकता है। तो इसी के बेस पर जो आगत है गाइस, लागत जो है, अब पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं जी, एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा का उत्पादन करने के लिए, मतलब एक, अगर मान लीजिए मेरे को 100 क्वांटिटी, 200, 3000, कितनी भी क्वांटिटी अगर मेरे को प्रोड्यूस करनी है, तो कारक आगत और गैर कारक आगत, इस पर किए जाने वाले खर्च को लागत कहते हैं, ठीक
ठीक है जी, मतलब कि इस पे मैंने जितना भी पैसा खर्च करा है और इस पे मैंने जितना भी पैसा खर्च करा है, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को कॉस्ट पता चल जाएगी, लागत पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि मैं ये सारी की सारी चीजें जो है बाहर से परचेज करूं, ये मेरे पास खुद भी हो सकती है। तो गाइज इसी के बेस पर जो लागत है उसको जो है आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है वो, एक तो होती है स्पष्ट लागत जिसको लेखांकन भी कह सकते हो आप, और दूसरी होती है अस्पष्ट लागत जिसको निहित या अंतर्निहित लागत, ठीक है, ये भी कह सकते हो। इसको व्यक्त भी कहते हैं और इसको अव्यक्त लागतें भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है ये देखो, अगर मैं बाहर से लेता हूं ये सारी चीजें, कारक आगतें और गैर कारक आगतें जो मैंने ऊपर बताई, अगर ये सारी चीजें मैं बाहर से लेता हूं तो वो भाई स्पष्ट लागतें कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं सारी चीजें बाहर से ना लेकर खुद ही प्रोवाइड कराता हूं तो वो क्या कहलाएगी, वो अस्पष्ट लागतें कहलाएंगी। बस सिंपल सी है, थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर अपनी लैंग्वेज पर आएंगे। स्पष्ट लागतें या लेखांकन लागतें किसको कहते हैं, वह भुगतान जो उत्पादक को अन्य व्यक्तियों से प्राप्त साधन व वस्तुओं के लिए देने पड़ते हैं। मैंने जो दूसरे व्यक्तियों से जो भी रिसोर्सेज, जो भी गुड्स है, जो भी सर्विसेज मैंने दूसरे व्यक्तियों से ली है और मुझे उनको जो पे करना पड़ रहा है वो स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। उत्पादक की स्पष्ट लागतें कहलाती हैं, जैसे कि किराया, अगर मैंने लैंड ली है, पैसे लिए तो ब्याज देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, बीमा, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीजें अगर मैं दूसरों से लेता हूं तो मुझे उसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने इन्हें मुद्रा के रूप में अदा किया है। और लेखाकार मतलब अकाउंटेंट क्या करता है, इन्हें फर्म के खर्चों की सूची में रखते हैं, मतलब कि इनको जो है रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इन्हें लेखांकन लागतें भी कहते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बात आती है अस्पष्ट लागत की। क्या बताया मैंने कि अगर यही सारी चीजें अगर मैं बाहर से ना लेकर अगर मैं खुद प्रोवाइड करा दूं, जमीन मैंने बाहर से रेंट पर ना लेकर खुद ही लगा दी, ठीक है, अगर मेरे को लेबर की जरूरत थी, बाहर से ना लेकर मैं खुद ही काम पर लग गया, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें अस्पष्ट लागतें कहलाएंगी। उत्पादक द्वारा प्रयोग किए गए अपने संसाधनों की लागत को उत्पादन की अस्पष्ट लागतें कहते हैं, जिनकी फर्म के खर्चे गिनते समय उपेक्षा की जाती है। गाइज आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंट्स के अंदर केवल इन खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है, इनको जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इनकी उपेक्षा की जाती है खर्चों को गिनते समय, लेकिन जो स्पष्ट लागतें होती हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जाती। अकाउंटेंट इन खर्चों को सूची में रखते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इनको लेखांकन लागतें कहते हैं। इसको रिकॉर्ड नहीं करते इसलिए इसको लेखांकन लागतें नहीं कहते हैं। ठीक है, इनको रिकॉर्ड किया जाता है, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लेकिन गाइज अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट के अंदर जो है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर मुझे बतानी हो कि भाई इसकी कॉस्ट जो है इतनी लगी है, तो उसके अंदर जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे आर्थिक लागत। क्या है, आर्थिक लागत या उत्पादन लागत, प्रोडक्शन की कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट या लागत, तीनों कुछ भी कह सकते हो। अगर इसकी बात करें कि मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कितनी आ रही है, तो उसके अंदर गाइज स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत, इन दोनों ही लागतों को जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चाहे वो स्पष्ट हो, चाहे मैंने बाहर से लिए हो फैक्टर इनपुट, या मैंने बाहर से ना लिए हो, दोनों की कॉस्ट को जो है उत्पादन प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज ए सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो स्पष्ट वाली को लेखांकन भी कहते हैं, इसलिए एक लाइन कही जाती है कि सभी लेखांकन लागतें जो हैं आर्थिक लागतें होती हैं, लेकिन सभी आर्थिक लागतें लेखांकन लागतें हों ऐसा गाइस कुछ संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो 2 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। लागत क्या होती है, ठीक है, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतों में क्या डिफरेंस है, किसको रिकॉर्ड किया जाता है, किसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, किसको अकाउंटिंग कॉस्ट लेखांकन लागतें किसको कहते हैं, और किसको जो है आर्थिक लागत इकोनॉमिक कॉस्ट किसको कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर अकाउंटिंग कॉस्ट और अस्पष्ट लागत इन दोनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन
अकाउंटिंग वाले के अंदर केवल स्पष्ट वाली होती हैं, ये वाली लागतें नहीं होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। अगले मुद्दे का नाम है मौद्रिक लागतें। व्हाट इज मौद्रिक लागत? वो बहुत आसान है, कुछ नहीं, इसके नाम पे ही पता चल रहा है मौद्रिक, कि भाई वो सारे खर्चे जो मुद्रा के रूप में हो रहे हैं। क्या बोला मैंने? वो सारे खर्चे जो मुद्रा के रूप में हो रहे हैं उनको मौद्रिक लागत कहते हैं। मतलब वो सारे खर्चे जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको हम मनी की टर्म में देख सकते हैं, वो सब मौद्रिक लागतें हैं। इससे अभिप्राय मुद्रा में किए गए उन खर्चों से है जो वस्तु के उत्पादन हेतु आगतों के खरीदने, आगत मतलब इनपुट को खरीदने के लिए या किराए पर देने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मौद्रिक लागत है। क्यों? क्योंकि उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, कितना हमने उसके लिए पे करा है, कितना हम उसके लिए रेंट दे रहे हैं, ये सब हम उसको मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म में। इसलिए वो सारी की सारी लागतें क्या कहलाती हैं? इसलिए वो सारी की सारी लागतें जो हैं मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। ठीक है, मौद्रिक लागत का मतलब मुद्रा में किए गए खर्चों से है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गई आपकी तीसरी तरीके की लागत। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। अगले मुद्दे का नाम है गाइस विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सेलिंग कॉस्ट का क्या मतलब? विक्रय मतलब सेल करना, सेलिंग कॉस्ट का मतलब सेल को बढ़ाने के लिए जो भी कॉस्ट की जाती है। अब सेल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कॉस्ट की जाती है? लाइक एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उपभोक्ता हमारे प्रोडक्ट को पहचाने, लोग हमारे प्रोडक्ट को जाने, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की गुडविल और रेपुटेशन और लोग जाने, खरीदने आए। वो हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी सेल बढ़े, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, इसीलिए तो कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो वही कॉस्ट क्या कहलाती है? वही कॉस्ट आपकी सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। विक्रय लागतों से अभिप्राय उत्पादक द्वारा किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो सब विक्रय लागतें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए विज्ञापन पर व्यय, एडवर्टाइजमेंट पर जितना भी खर्चा होता है वो सारी की सारी लागतें, वो सारी की सारी जो कॉस्ट होती हैं सेलिंग कॉस्ट विक्रय लागतें कहलाती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जिसका नाम है वास्तविक लागतें, रियल कॉस्ट। ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि सभी बच्चों के बहुत ही ज्यादा ऊपर से जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फिर आते हैं अपनी लैंग्वेज पर। इससे अभिप्राय उन सभी कष्टों, असुविधाओं, त्याग, प्रतीक्षा, संयम व प्रयासों से है जो साधन के स्वामियों को साधन उपलब्ध कराने में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उठाने पड़ते हैं। ये क्या कह गया? बिल्कुल आपके ऊपर से गया होगा, इतनी तो मेरी 100% जो है गारंटी है। गाइस, रियल कॉस्ट जो है किसको कहते हैं? रियल कॉस्ट का मतलब है कि जब एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस को सेटअप करता है, ठीक है, सेटअप करता है, फिर ठीक है उसकी डेवलपमेंट वगैरह में उसको एक अच्छा कैसा बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी कष्ट, जो भी असुविधाएं, जो भी त्याग, जो भी संयम, पेशेंस वगैरह जो भी रखने पड़ते हैं, जितने भी एफर्ट्स उसके लगते हैं, उन सभी चीजों को क्या कहते हैं? उन सभी चीजों को जो है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागतें कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखो क्या कह रहा है, क्योंकि त्याग, प्रतीक्षा, मानसिक व शारीरिक कष्ट व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब हम जो है इसको उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि हमारे एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस सेटअप करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, क्या क्या उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा, कितने पेशेंस उसको रखने पड़े, इस चीज का हम उसको केवल फील कर सकते हैं, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस चीज को मेजर नहीं कर सकते कि आखिर मतलब मेजर नहीं कर सकते किसी भी उसमें कितना उसको जो है सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, कितना उसको पेशेंस रखने पड़ रहे हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसलिए वास्तविक लागत का मापन अथवा अनुमान लगाना कठिन होता है। मतलब कि रियल कॉस्ट को हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे आ जाए कि मौद्रिक लागतें और वास्तविक लागतों में क्या अंतर होता है। मौद्रिक लागतों को हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक लागतों को हम मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं। ये त्याग, संयम, प्रतीक्षा, कितना एक बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, कितने पेशेंस रख रहा है, इसको हम मॉनेटरी वैल्यू में नहीं देख सकते हैं।
मतलब कि यह कल्पना जो है सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। मतलब थ्योरेटिकल ज्यादा है, व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल जो है इसका बहुत ही कम है। थ्योरेटिकल ज्यादा है ये, क्यों है? क्योंकि इसको मेजर नहीं किया जा सकता मनी के टर्म में। तो इसी सारी कॉस्ट को जो एक साधन के स्वामी को त्याग, प्रतीक्षा, संयम, प्रयास, ये सारे जो एक बिजनेस को सेटअप करने में जो भी लगता है, उन सभी को वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घोल कर पी जानी है, फाड़ कर ले जानी है, मजाक कर रहा हूं, कुछ नहीं करके जाना है, केवल घोल कर पी के जानी है, क्योंकि ये एग्जाम में आनी ही आनी है। अगले मुद्दे का नाम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आंख नाक कान सब कुछ खोलकर जो है यहीं पर सुनेंगे। एग्जाम में निजी लागत और सामाजिक लागत बहुत बारी आई हुई है। निजी लागत जो है क्या होती है? प्राइवेट कॉस्ट। कह रहा है जी, फर्म द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किए गए खर्च को निजी लागत कहते हैं। ठीक है, ये मौद्रिक लागत ही है, क्योंकि मौद्रिक लागत भी मैंने आपको पीछे क्या बताई, जो भी हम आगतों को खरीदने या किराए पर लेने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। तो निजी लागत एक तरीके की मौद्रिक लागतें ही हैं। ठीक है, जो भी फर्म एक वस्तु की प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी खर्चा कर रही है वो सब निजी लागत है। ठीक है, ये मौद्रिक लागतें हैं जो कोई फर्म वस्तु के उत्पादन के लिए आगतों के क्रय विक्रय पर खर्च करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसी लागत का समाज के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका सोसाइटी के साथ क्या है? कह रहा है इस कॉस्ट का सोसाइटी के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। कौन पे कर रहा है ये? केवल एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है। इसको जो है सोसाइटी पेड नहीं करती है, क्योंकि प्रोडक्शन सोसाइटी नहीं कर रही है, प्रोडक्शन फर्म कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सामाजिक लागत की, सोशल कॉस्ट की, सोशल कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह वह लागत है जो किसी वस्तु के उत्पादन के लिए समस्त समुदाय को या समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुकानी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए सुट्टा कोई और मार रहा है, ठीक है, और भुगतना किसी और को पड़ रहा है। पेड़ जो है वो कोई और काट रहा है, भुगतना पूरे एनवायरनमेंट को पड़ता है। ठीक है भाई, मान लो कोई प्रोड्यूसर है वो अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहा है। ठीक है, अब वो पेड़ की तो कटाई कर दी, लेकिन उसका नुकसान किसको होता है? हम लोगों को होता है। एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा, तो उससे नुकसान तो हमें ही होगा। ठीक है, सिगरेट ले लीजिए, पीता कोई और है, नुकसान किसी और को, कैंसर किसी और को होता है। तो ये, लेकिन यहां पर मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि इसका जो भुगतान है वो हमेशा समाज को ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसकी पेमेंट समाज भी कर सकता है और फर्म कोई भी कर सकती है। इसमें इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि लागत का भुगतान कौन कर रहा है। इसमें निजी लागत के साथ साथ, मतलब वो जो फर्म वाली जो ऊपर वाली हमने पढ़ी है, बाह्य लागतों को भी जोड़ा जाता है। मतलब सोशल कॉस्ट जो है वो कहीं ज्यादा है। सोशल कॉस्ट इज ए सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। निजी लागत प्लस बाह्य लागत, इन दोनों लागतों का जो जोड़ होती है वो सामाजिक लागत है। अगर हम बाह्य लागतें निकालें तो ये जो प्लस में है ये इधर आकर माइनस में हो जाएगी। सामाजिक लागत माइनस निजी लागत इज इक्वल टू एक्सटर्नल कॉस्ट, बाह्य लागत। ठीक है जी, निजी लागत क्या होती है और सोशल कॉस्ट, सामाजिक लागत क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घोल कर पी जाना है, एग्जाम में ये 1000 बारी आई हुई है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं अगले मुद्दे पर। इस पेज पर गाइस जितनी भी कॉस्ट लिखी हुई है आपको सारी की सारी घोल कर पी जानी है, क्योंकि ये एग्जाम में 1000 बार आई हुई है। ठीक है, इस पेज पर जितनी में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहली है जी भेदात्मक लागत। ठीक है, या इंक्रीमेंटल लागत भी इसको कहते हैं। अब इसका नाम ही इंक्रीमेंट, किसका नाम क्या है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ना, इंक्रीजिंग। तो ये क्या होता है? कह रहा है जी विद्यमान लागत किसी व्यावसायिक क्रिया के स्तर या प्रकृति में परिवर्तन के कारण होने वाली अतिरिक्त लागत को प्रकट करती है। किसी निर्णय के कारण कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे वृद्धिमान लागत कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो क्या होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट का गाइस ये मतलब होता है कि जब कह रहा है व्यवसायिक क्रिया के स्तर, मतलब जब बिजनेस के लेवल के अंदर या बिजनेस के नेचर के अंदर कुछ भी चेंज आता है,
अगर बिजनेस के लेवल के अंदर या बिजनेस के नेचर के अंदर कुछ भी चेंज आता है और उस चेंज की वजह से आपकी जो कॉस्ट बढ़ रही है, जो भी अतिरिक्त कॉस्ट जो आ रही है, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मतलब किसी भी डिसीजन की वजह से आपकी टोटल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट होती है उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं सीमांत लागत और इसमें। सीमांत लागत क्या है? एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बनाने से, ठीक है, जो कुल लागत में वृद्धि होती है वो सीमांत लागत है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, किसी डिसीजन की वजह से ओवरऑल आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें इंक्रीमेंट जो आ रही है उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, लाइक आपने जो है कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन बनाने का जो है डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट आ गई, तो वो क्या कहलाएगी? इंक्रीमेंटल। ठीक है, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है संक कॉस्ट। क्या है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? ये आपके एग्जाम में बहुत बारी आती है। कह रहा है जी वह लागतें जो पहले ही खर्च हो चुकी हैं और उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? जो कि खर्च हो गई हैं और हमें दोबारा से वो रिकवर्ड जो है नहीं होगी। हमें पता है कि भैया पैसा गया तो गया, डूब गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लीजिए ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, अब ट्रेनिंग जो है चलिए, ट्रेनिंग पे पैसे खर्च होते हैं। भाई कंपनी क्या करती है, जो भी ट्रेनर, जो भी ट्रेनिंग जिनको देनी होती है अपने एम्प्लॉय वगैरह को, उनको ट्रेनिंग देती है, उस पे पैसे खर्च करती है। ठीक है, अब वो जो वर्कर है वो सही काम करेगा या सही काम नहीं करेगा ये उसको नहीं पता। भाई ट्रेनिंग पे तो पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, अब चल गया तो चांद तक, वरना वही है शाम तक, वही अपनी बात है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संक कॉस्ट। कि कंपनी ने तो पैसे पे कर दिए ट्रेनिंग वगैरह पर, अब वर्कर कैसा काम करेगा वो उसको नहीं पता, बट पैसा तो गया, पैसा खर्च हो चुका है और वो दोबारा भी रिकवर नहीं हो सकता। अब उसने अच्छा काम नहीं करा, क्या करें, ट्रेनिंग पे तो पैसे गए। तो ऐसी कॉस्ट जो खर्च हो चुकी है और रिकवर नहीं हो सकती, उसी को क्या कहते हैं? संक कॉस्ट कहलाती है। हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। अगली आती है जी अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इसमें बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हवा बना लेते हैं। अरे भाई अवसर, अपॉर्चुनिटी सिंपल सी बात है, किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। ये इससे इजी तो कोई सी लागत है ही नहीं। देखिए मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, वो डॉक्टर है। क्या है? वो डॉक्टर है और इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना क्लिनिक खोल ले या वो हॉस्पिटल में जॉब कर ले। अगर क्लिनिक खोलता है तो 40K मिलेंगे, हॉस्पिटल मिलता है जाता है नो जॉब करता है तो 50K मिलेंगे। ठीक है, 2 अपॉर्चुनिटीज उसके पास अवेलेबल है। मान लीजिए उसने डिसीजन ले लिया मैं हॉस्पिटल में काम करूंगा, ज्यादा सैलरी मिल रही है, ये सिलेक्ट कर लिया उसने। ठीक है, लेकिन किसका सैक्रिफाइस करा? क्लिनिक का। अगर वो खोलता तो 40,000 उसको मिल जाते। तो भैया यहाँ पर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? क्लिनिक पर उसको जितने पैसे मिल सकते थे, बस यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यही अवसर लागत है। या ऐसे भी मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो टीचर है, ठीक है, अब वो अपना जो है कोचिंग खोल सकता है, ठीक है, या स्कूल में जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोचिंग खोलता है तो 30K और स्कूल में जाता है तो 40K उसको जो है सैलरी में काम करूंगा, क्योंकि भाई अपनी फ्रीडम है, जब आओ जब जाओ जब खोलो जब मन आए। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, स्कूल उसने नहीं करा, तो इसको सिलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी क्या होगी? जो उसके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल था, स्कूल, ये तो ये इसकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है भाई? किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर है। भाई किसी गतिविधि, क्या यहाँ जॉब करूं या यहाँ जॉब करूं, मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे करूंगा, ठीक है, यहाँ नहीं करूंगा, तो इसकी अवसर लागत क्या है? जो भी अगला सर्वोत्तम विकल्प था, अभी तो फिलहाल मेरे पास यही है क्लिनिक, तो ये इसकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है, बस। तो अवसर लागत क्या है? 2 ऑल्टरनेटिव जब भी आपके पास हो, उसमें से अगर एक सिलेक्ट हो जाता है दूसरा रिजेक्ट हो जाता है, तो जो रिजेक्ट हो रहा है वो आपकी क्या है? वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है,
अब आती, और अगर इसको और डीपली पढ़ना है आपको कि अफसर लागत और सीमांत, और अगर डीपली पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद पीपीसी, ठीक है, वहां पर मेरी वीडियो मिल जाएगी, मेरा नाम डालकर सर्च कर सकते हैं। आपको इसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो डीपली बना रखी है, जितना आपको पढ़ना हो इसके बारे में आप उतना पढ़ सकते हो। यहाँ पे अगर और भी कंफ्यूज हो रहे हो तो वहां पर भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, बट और डीपली मैंने पीपीसी वगैरह की हेल्प से भी इसको बता रखा है, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। इस पेज पे जितनी भी है आपको सारी की सारी गोल कर पी जानी है, बार बार बोल रहा हूं। इसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत। ये क्या दिक्कत परेशानी है? कह रहा है जी किसी संपत्ति की ऐतिहासिक लागत उस समय की वास्तविक लागत को संदर्भित करती है जिस समय संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, ठीक है। अच्छा, अभी क्या कह गया, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपके, ये दोनों गाइस सेम ही है, ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस है इसके अंदर। मान लीजिए एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मान लीजिए मेरे पास जो है पहले ये मशीन थी सबसे पहले, ठीक है। अब ये मशीन जो है मेरी कितने की थी, 50,000 की ये जो है मशीन थी मेरे पास, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद मैंने इस मशीन को जो है रिप्लेस कर दिया M2 से, जो कि है 70,000 की, ठीक है। और इस मशीन को मैं बाय करके ले आया आज, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इस मशीन को रिप्लेस कर दिया इससे। अब मेरे पास कौन सी मशीन आ गई, अब मेरे पास आ गई ये वाली मशीन, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? प्रतिस्थापन लागत वह लागत होती है जो कि अगर आज संपत्ति खरीदी जाती है, संपत्ति मतलब ऐसे कोई भी मशीन अगर आज खरीदी जाती है तो ये आज ही खर्च की जाएगी, यानी कि ये 70,000 रुपए। समय के साथ मूल्य भिन्नता के कारण दोनों अवधारणाएं भिन्न भिन्न है, हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट। अभी जो मैं मशीन लेकर आया M2, जो मैंने रिप्लेस करी इसकी जगह पर, ये तो मेरी हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन जो मेरी पुरानी मशीन थी M1, ये कितने की थी, 50 की, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। जो बदली गई है वो हिस्टोरिकल है, जो पहले जो शुरू में मैंने जो है लगाई थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हिस्टोरिकल है। लेकिन जिसकी जगह पर मैं रिप्लेस कर रहा हूं ये वाली उठा कर ले आया, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रिप्लेसमेंट। जो न्यू है, जो मैं अभी लेकर आया हूं वो रिप्लेसमेंट है, और जो पुरानी चल रही थी वो हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, हिस्ट्री जो पहले था, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट और ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, दोनों आपको घोल कर पी जानी है, एग्जाम में बहुत बारी आ जाती हैं। प्रतिस्थापन, सिंपल सा पता प्रतिस्थापन का मतलब जिसको एक दूसरे की जगह पर यूज करते हैं उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन लागत किसको कहते हैं? गाइज ये आपको घोल कर पी जानी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सब इसी के ऊपर हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक व्यवसाय को उद्योग में रहने के लिए लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में क्या होता है, कम से कम सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। 2 तरीके का टाइम पीरियड होता है, एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। कह रहा है जी अगर दीर्घ काल में अगर प्रोडक्शन को चालू रखना है, किसी भी फर्म को एग्जिस्ट रहना है बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसे कम से कम नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन, अल्पकाल में क्या होता है, एक फर्म तब तक उत्पादन जारी रखती है जब तक क्या होगा, आपका जो औसत रिवेन्यू है, औसत आगम जो है, अगर वो कम हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, ये स्थिति अगर उत्पन्न ना हो, जहां पर भी, जिस पॉइंट पर भी शॉर्ट रन में ये वाली कंडीशन आ जाती है, वहीं पर क्या होता है, वहीं पर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बंद हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, जब आपकी फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है, अभी आगे पढ़ेंगे ये दोनों क्या दिक्कतें होती हैं, ठीक है, ये आएगा अभी आगे। जब आपकी फर्म ये वाली कॉस्ट आपकी जब ये ज्यादा हो जाती है आपके एवरेज रिवेन्यू औसत आगम से, तो कोई भी फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन को बंद कर देती है, ठीक है। तो इसी वाली कॉस्ट को क्या कहते हैं, शट डाउन। क्या कहते हैं, शट डाउन कॉस्ट, जो आपका क्या कर दे, ठप, शटरी क्या कर दे, डाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है शट डाउन। शट डाउन का मतलब शटरी डाउन कर दे, सिंपल सी बात है। शटर डाउन कब होगा, जब आपकी परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत जब हाई हो जाती है औसत आगम से, तो भैया प्रोडक्शन बंद हो जाती है शॉर्ट रन के अंदर, इसी को शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में डीपली आगे डिस्कशन करेंगे हम। अब आती है जी परित्याग लागत।
ये क्या दिक्कत परेशानी होती है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। परित्याग लागत किसको कहते हैं? परित्याग लागत वह लागत है जो उपयोग से स्थिर संपत्तियों को पूरी तरह से हटाने के लिए खर्च की जाती हैं। मतलब कि जो भी हमारे पास फिक्स एसेट है, क्या बोला मैंने, जो भी हमारे पास फिक्स एसेट है, उन फिक्स एसेट को पूरी तरीके से हटाने के लिए, पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए जो भी खर्चा आ रहा है, जो भी कॉस्ट आ रही है, उन सभी कॉस्ट को क्या कहते हैं? परित्याग लागतें कहलाती हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये अप्रचलन के कारण या फर्म के सुधार के कारण जो है हो सकता है। मान लीजिए आपकी फर्म के अंदर जो है सुधार हो गया है, इंप्रूवमेंट हो गई है, उसकी वजह से आप अपने फिक्स एसेट को पूरी तरीके से रिमूव कर रहे हो या उसकी जगह पर कुछ भी ला रहे हो, तो ये सारी क्या है, हम क्या कर रहे हैं? अपने फिक्स एसेट का परित्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परित्याग कर रहे हैं। तो उसको परित्याग करने के लिए जो भी लागतें आ रही हैं वो सब परित्याग लागतें कहलाती हैं। क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? फर्म के अंदर सुधार हो सकता है, इस वजह से कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं परित्याग लागत। ठीक है जी, अच्छा जी। तो ये मुद्दा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट मैंने अभी आपको बताई। अब क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो, दो तरीके के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं स्थिर और एक होते हैं परिवर्ती। प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो उसी के बेस पर लागतों को भी क्या होता है, दो जगह जो है कैटेगराइज कर देते हैं, दो जगह बांट देते हैं। एक होती है शॉर्ट रन कॉस्ट, एक होती है लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर किन किन को इंक्लूड किया जाता है? शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर 7 तरीके की कॉस्ट आती है और लॉन्ग रन के अंदर केवल 3 तरीके की कॉस्ट आती है, ठीक है। कौन कौन सी आती है इसके अंदर? कुल लागत, कुल स्थिर लागत जिसको आप स्थिर लागत भी कह सकते हो, कुल परिवर्ती लागत जिसको केवल परिवर्ती लागत भी कह सकते हो, सीमांत लागत, औसत कुल लागत या औसत लागत भी कह सकते हो, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत। अल्पकाल के अंदर 7 तरीके की लागतें होती हैं और दीर्घकाल के अंदर केवल 3 तरीके की लागतें होती हैं। कुल लागत, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? दीर्घकाल के अंदर केवल 3 तरीके की लागतें जो हैं क्यों होती हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि दीर्घकाल के अंदर मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है, दीर्घकाल के अंदर सारे के सारे जो साधन होते हैं वो परिवर्ती होते हैं। स्थिर और परिवर्ती इन दोनों का अंतर जो है समाप्त हो जाता है। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर जो हैं वो वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हट जाएगा, स्थिर हट जाएगा, कुल स्थिर लागत हट जाएगा और औसत स्थिर लागत हट जाएगा। दूसरा और छठा तो ऐसे ही हट गया, ठीक है। अब बचा कौन सा? कुल लागत और कुल परिवर्ती लागत, ठीक है भाई। अब देखेंगे यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, अभी इस पे डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको ऐसे ही रफली बता रहा हूं। अभी जो कुल लागत होता है वो TFC प्लस TVC इन दोनों का जोड़ होता है। अब ये तो है ही नहीं, तो बचा क्या? TC इज इक्वल टू TVC। तो इसलिए इन दोनों पे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, इसको डिस्कशन नहीं किया जाता, केवल इसको डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो AC होता है या जो ATC होता है वो AFC प्लस AVC इसका जोड़ होता है। अब क्योंकि ये तो है नहीं, तो बचा क्या? AC या ATC इज इक्वल टू AVC, ठीक है। इन दोनों पे बात होती है केवल, ठीक है। तो यहां पर भी क्या है, इसको छोड़ देते हैं भाई, जो ये है वो ये है, दोनों बराबर ही तो हैं, तो केवल इस पे डिस्कशन किया जाता है। तो 1 2 3 4 लागतें तो यहीं से हट गई, ठीक है। तो बची कौन सी? ये आ गई केवल 3 और बची एक MC सीमांत लागत होती ही होती है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो है गाइज, जैसे इसका नाम है दीर्घकालीन, क्या है? दीर्घकालीन कुल लागत। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके यहाँ पे हम L लॉन्ग रन की है क्योंकि ये, तो यहाँ पे L और कुल लागत इसको LTC कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? L औसत लागत LAC, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और इसको क्या बोलेंगे? LMC, ठीक है। तो दीर्घकाल के अंदर केवल आपकी 3 तरीके की लागत होती हैं, LTC, LAC और LMC, ठीक है। क्या होती है ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, बट आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दीर्घकालीन की होती हैं केवल 3 होती हैं, बाकी क्यों नहीं होती है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, ठीक है, इसलिए केवल 3 ही होती है। इसलिए आगे यहाँ पे हम L लगा देते हैं जो ताकि लॉन्ग रन को डिनोट करे, ठीक है। अब ये जो अल्पकाल वाली हैं
इसका क्या नाम है, कुल लागत। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टीसी। क्या बोलेंगे, टीसी, या इसको आप एसटीसी भी कह सकते हो। इन सभी के आगे आप क्या कर सकते हो, इन सभी के आगे एस लगा सकते हो। एस क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट रन को डिनोट करें। किसको डिनोट करें, शॉर्ट रन को। ठीक है, टोटल कॉस्ट या शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट एक ही बात है। ठीक है, स्थिर लागत या कुल स्थिर लागत, तो इसको टीएफसी भी कहते हैं या एफसी भी कहते हैं। ठीक है, या एसएफसी भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इन सब के आगे लगा सकते हो। अब जैसे ये एमसी, इसको एमसी भी कह सकते हो या एसएमसी भी कह सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट या शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी कह सकते हो। अब जैसे ये है औसत लागत, इसको एसी भी कह सकते हो। ठीक है, औसत कुल लागत एटीसी भी कह सकते हो, या इसको आप एसएसी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो, या SATC ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन सभी लागतों के पास आप इसको AFC, ठीक है, और SP लगा सकते हो। इसको जो है ABC ये कहते हैं। ठीक है, इसके सब में हम डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे आपको S और L इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों को समझ में नहीं आता। ये S और ये L आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, ये हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हम जो है कॉस्ट में डिफरेंशिएट कर सकें कि कौन सी शॉर्ट रन की है और कौन सी लॉन्ग रन की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, सबसे पहले इधर करेंगे शॉर्ट रन पे। ठीक है, इधर 7 हैं, 1 पे डिस्कशन करेंगे कौन सी कॉस्ट क्या होती है। फिर हम लॉन्ग रन पे डिस्कशन करेंगे कौन सी कॉस्ट क्या होती है, कैसे इसके कर्व बनते हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूले हैं, इन सब चीजों पे हम जो है डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।